In all of you, respected directors, respected principals, teachers, and guardians, welcome. यदि आप रिलैक्स हैं नहीं है, रिलैक्स होते ना तो एक अलग से वॉइस आती है। जिस वॉइस को यदि मैं बोलूं तो मैं बोलता हूं कि मन की वॉइस आ रही है। आप रिलैक्स हैं? मुझे या तो ये लग रहा है कि ये स्टूडेंट रिलैक्स है, ये पेरेंट्स रिलैक्स नहीं है, टीचर्स रिलैक्स नहीं है। ऐसा है? आप रिलैक्स हैं? चलिए हम कुछ जनरली टॉक्स करेंगे। हाँ, जनरली मुझे जिस पैटर्न से जाना जाता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड नीट जेई एक्सपर्ट, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री को। 7 ईयर से इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं हम। इंडस्ट्री वर्ड कहें या हम सोशल इंडस्ट्री कहें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके माइंड में लाऊंगा और उनके आंसर रिप्लाई करूंगा। आपको इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आने वाला है। एक मैंने बोला इंडस्ट्री, एक बोला सोशल, दोनों में डिफरेंस तो है। मैंने बोला मैं 7 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूं, एक हम 7 ईयर से सोशल है, दोनों बातों में डिफरेंस है। इंडस्ट्री एक लाइंस, एक कोटेशंस लिखा हुआ है, यदि आपने पढ़ा, शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि सारी समृद्धि वहीं से पैदा होती है। ये शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की बात करी किसकी गई? ये इन्वेस्टमेंट है कौन सा, सोशल या इंडस्ट्री? इन्वेस्टमेंट तो बहुत है। आज स्कूल्स, यदि हम टैगोर सोसाइटी की बात करें, टैगोर ने यदि इंफ्रा रेडी किया, एक इंडस्ट्री डेवलप किया जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स टीच कर रहे हैं, हम पेमेंट दे के टीच कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट्स है वो हमसे पैसा लेके एक इंडस्ट्री डेवलप्स किया कि उन्होंने आपसे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद टीचर्स को दिया, कि मींस एक रोजगार डेवलप कर दिया। मींस रोजगार यदि कोई भी डेवलप कर रहा है तो इंडस्ट्री है, यदि कोई भी रोजगार दे रहा है तो इंडस्ट्री है। रोजगार देने के बाद यदि आप सोशल की बात करते हैं, हम आप लोगों को पढ़ा के यदि एजुकेटेड कर दिया, वो सोशल वर्क में आ गया। क्लियर पॉइंट? हम बात करें कि आज जो आपका करियर सेमिनार्स रखी गई, मैं बहुत बात आपसे करने वाला हूं। पेरेंट्स यहां बैठे हैं, टीचर्स यहां बैठे हैं। क्या हमें आज कंपटीशन की आवश्यकता हो गई है क्या? आज हमें कंपटीशन की आवश्यकता है या ये कंपटीशन ओल्ड है? आज नीड हुई या आज से पहले कंपटीशन था? कोई आंसर दे सकता है? आज कंपटीशन की नीड हुई या ऑलरेडी कंपटीशन था? ऑलरेडी कंपटीशन था, बट हम जिस एरिया से आते हैं, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जिस विलेज से आते हैं, हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है कि हमें कंपटीशन जिस पैदा होते ही इस इंडिया के अंदर सबसे पहले कंपटीशन से पेश करना पड़ेगा। इस इंडिया में पैदा होते ही सबसे पहले कंपटीशन से पेश करना पड़ेगा। कंपटीशन कहें, एक पिता के यदि 2 संतान पैदा होती है तो वो भी कंपटीशन है। दोनों को एजुकेटेड करने के लिए कंपटीशन चाहिए। और हो सकता है आज से पहले हम 10-15 साल से पहले चले जाएं तो पता चलता है कि हमारे इंडिया में एक प्रथा चली आ रही थी कि हम ओनली फॉर कमाने वाले जेंट्स हुआ करते थे। जब इस इंडिया का कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया, जब पता चला कि आज फादर के साथ साथ मदर्स को भी वर्क करना पड़ रहा है, हमारी एजुकेशन, हमारी जनरल फैसिलिटीज इतनी हाई हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि हमें फादर और मदर्स को हमारे को पढ़ाने के लिए कमाना पड़ रहा है। जब एक टाइम हमारे फादर्स ओनली एक जने के काम करने से, और उससे भी थोड़ा और बैक चले जाए तो घर में एक मुखिया जो होता था, एक पर्सन जो होता था, वो बाहर रह के काम करता था, बाकी पूरी फैमिली घर पे एक फार्मर्स के तौर पे ओनली अर्निंग कर रही थी और हमारे घर चल रहे थे।
आज हम लोगों को इसकी नीड हो गई है। कंपटीशंस जो हम बात कर रहे हैं 6 to 12th क्लास, रियलिटी फैक्ट पॉइंट की हम बात करें, जब से हम इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जिस स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स को देख रहे हैं, सबसे बड़ा टफ पॉइंट हमारे सामने एक रिलीज हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती। हम जो गांव से हम लोग आते हैं, हम लोगों को गाइडेंस टाइम पे मिल ही नहीं पाता। हम ओनली एक जगह रुके रह गए, हमारे गार्जियंस, हमारे स्टूडेंट्स, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ये परसेंटेज पता चला उस टाइम वर्क करती थी, जब हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो हमारे लिए काम करती थी, बट प्रेजेंट टाइम पता चला कि परसेंटेज का कोई मोरल नहीं है। हम किसी कॉलेज में गए, वहां जाने के बाद पता चला कि अब आपको CUET का कंपटीशन एग्जाम फाइट करके आना है। किसी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे गए तो पता चला कि हमें नीट का एक एग्जाम है, वो क्रैक करके यहां पे आना होगा। किसी इंजीनियर कॉलेज में गए तो पता चला कि JEE मेंस या JEE एडवांस जैसा पेपर क्रैक करके आना होगा। किसी डिफेंस को ज्वाइन करने गए तो पता चला NDA का पेपर क्रैक करके आना होगा। कब ये कब बातें पता चली? जब हम 12th में 95 या 99 या 90 अबव परसेंटेज बना लिए, उसके बाद किसी एक दरवाजे पे जाने के बाद पता चलता है कि आपका 12 ईयर का करियर फिनिश, आपने जो 12 साल मेहनत करी वो बेकार थी। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार थी, बेकार इसलिए कही गई कि कोई एक स्टूडेंट था जो 6 क्लास से, या कोई एक स्टूडेंट था जो 8th क्लास से, या कोई एक स्टूडेंट था जो 11th क्लास से कंपटीशन में आ गया था। और यदि वो आ गया था तो वो उस दरवाजे को क्रॉस करके उस चेयर पे जाके बैठ गया जहां से उसे डॉक्टर, जहां से उसे इंजीनियर, जहां से उसे डिफेंस में जाना है। हम पेरेंट्स, हम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी अभोग कि हम जो गांव से आते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं टैगोर सोसाइटी का कि एक गांव में आपने ये विजन ले लिया कि हमें आप इस गांव से 6 to 12th को लेके या हर कंपटीशन को लेके हमें करियर गाइडेंस के साथ साथ हम खुद कंपटीशन को रेडी करके देंगे, हम स्टूडेंट्स रेडी करके देंगे। ये टैगोर संस्था का आप सब लोग धन्यवाद करिए कि आपके इस एक छोटे से विलेज में इन्होंने ये सोच लिया कि हम जो सिक्कर, कोटा और दिल्ली, जो बड़े सिटीज जो कंपटीशन में कई दिनों से चले आ रहे हैं, उन्होंने आज ये सोचा कि हम हमारे विलेज से बेनिफिट्स, आपको मैं बता दूं कि जिन सिटीज की हम बात करते हैं कंपटीशन को लेके, उन सिटीज से तुलना में विलेज में अधिक स्टडी होती है। ये फैक्ट पॉइंट है। मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स के साथ वर्क किया, प्रेजेंट टाइम भी कर रहे हैं, बट एक सबसे बिग रेशियो देखने को मिला कि जब विलेज एरिया में हम यदि किसी भी कंपटीशन को लेके रेडी करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट्स बिल्डअप हो गया। रीजंस, हमारा जो आज भी फूड है, जो आज भी हम खा रहे हैं, हमें यदि यहां से बाहर जाना पड़ा, पहली बात हमारे को फूड ही रास नहीं आता, खाना ही रास नहीं आता है। हम शादियों में जाते हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। शादियों का सीजन होता है, एक दिन शादी में गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, वैरायटी में तो खा रहे हैं, बट रेगुलर आपको 10 दिन यदि मैं शादियों में भेजता रहूं ना, तो 11वें दिन आप खुद घर बैठे बैठे एक बात बोलने वाले हो कि अब नहीं जाया जाएगा, ये मीठा जो भी है ना ये नहीं खाया जाएगा जी। क्यों? 10 जगह गए हो आप, अलग अलग पेस आपने देखे हैं, अलग अलग टेस्ट लिया है, आपको पसंद नहीं आ रहा। एक घर का टेस्ट जो हम जब से पैदा हुए हैं तब से ले रहे हैं, हमें वो बहुत पसंद आ रहा है, मतलब बाहर जाते ही 10 दिन में परेशान हो गए, और एक घर पे बैठे बैठे हम पूरी ताउम्र जिंदगी में परेशान नहीं होने में आ रहे हैं। रीजंस, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, मैं ब्लड रिलेशन से भी हटके बात करता हूं आपसे। ब्लड रिलेशन से ज्यादा है मन का, जो माइंड में जो हमारे आया है। आज एक स्टूडेंट, एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको नहीं पता होता कि मेरा मां कौन है, मेरे पिताजी कौन है, बट जो जिसके साथ रहता है
और जो जिसके दिल से अटैच हो जाता है, एंड में जाके चाहे एक अनाथ को लेके आप गोद ले लीजिए, अनाथ को लेके आप रखिए, पता चलेगा 2 ईयर या 3 ईयर के बाद वो आपकी कोख से नहीं हुआ या आपका बेटा नहीं हुआ, बट आपको माँ और पापा कह रहा है। उससे यदि आप बताओगे नहीं, कोई इंसान उसे नहीं बताता ना कि आपको हमने गोद लिया था, तो उसको ताउम्र जिंदगी नहीं पता चलेगा। अब आप बोलिए ये ब्लड रिलेशन था? नहीं, ये दिल का अटैचमेंट्स है, ये बॉडी, ये माइंड, ये एक्टिवनेस करता है। और एक सबसे बड़ा रिसर्च, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ओनली फॉर 5% ह्यूमन बॉडीज का माइंड काम में लिया जाता है, 95% माइंड के अलावा बॉडी वर्क करती है। आज हम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हो सकता है मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो जाएं, कोशिश करूंगा कि आप सेटिस्फाई हो। हमें माइंड में, हमारे पेरेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वो इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं? आज मैं आपको इस बात का आंसर देता हूं कि वो इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं है। इस बात का आंसर हमारे पास है कि आप इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है, आप आपकी बॉडी का 95% यूज कर रहे हैं, आपने माइंड का 5% यूज किया। यदि जिस दिन से आप अपने माइंड का 95% यूज करके 5% ओनली बॉडी पे आ जाएंगे ना, उस दिन से आपका स्टूडेंट भी वो टॉपर होगा। ये फैक्ट पॉइंट है। एक एग्जांपल बताता हूं, एक पेन हम यूज करते हैं, रोज करते हैं ना? नहीं करते? आप पेन के कौन से पार्ट से लिखते हैं, मुझे बताइए। आप पेन से कौन से पार्ट से लिख रहे हैं? पेन में 2 पार्ट होता है, एक कैप होता है और एक निपिल वाला पार्ट होता है। इतना तो पता है हम लोगों को। एक निपिल जो लिखने का काम करना है, एक कैप, दोनों होता है ना। अब आप एक काम करिए कि निपिल से आप लिख रहे हैं, आपने अधिकतर पेन का कौन सा पार्ट यूज किया? 95%। 5% आप किसका यूज करते हैं? बट आप एक काम करिए, यदि उस पेन को आपको आपके पॉकेट में दिखाना है, कौन सा पार्ट यूज करना है? कौन सा पार्ट दिखा दुनिया को? क्या पेन की निपिल दिख रही थी? कौन सा पार्ट दिखा? कैप। यदि आपको 5% में आना है तो उस कैप की तरह बनना है, उस निपिल की तरह ना बनिए कि खुद को घिसते रहिए, और घिसने के बाद भी यदि किसी इंसान को खुद के पॉकेट में रखना पड़े तो पता चला वो कैप चाहिए। यदि वो कैप नहीं है तो वो हमें चुभन दे सकता है, हमें दर्द दे सकता है कहीं से भी। यदि ऐसा हुआ तो आप क्या बनना चाहते हैं, ये डिसाइड करिए, कैप बनना है या निपिल। अब मैंने यही बात बोली, कैप कितना % था उस पेन का? बॉडी कितनी % है? ये हमारी बॉडी कितनी हाइट है? 5 to 6 फीट। 5 to 6 फीट में माइंड कितना है? 5 to 6 फीट की बॉडी में हमारे माइंड का पार्ट कितना है? हम बोले ये या ये, यूज कितना करते हैं? एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक स्टूडेंट था, एक बालक था, वो अपने पापा को रोज बोलता था कि पापा जी मुझे जूते चाहिए, जूते चाहिए, जूते चाहिए। रोज स्कूल से आता और बोलता मुझे नए जूते दिला दो, मुझे नए जूते दिला दो, मुझे नए जूते दिला दो। एक दिन वो रोड के सहारे से चल रहा था, वहां पे एक भिखारी सा इंसान था, उसके पांव नहीं थे। जब उसके पांव नहीं थे ना, तो उसको देख के उसको याद आया कि भगवान ने कम से कम, गॉड ने मुझे पांव तो दे रखे, मैं रोज पापा के पास जाके एक बात बोलता हूं, जूते चाहिए, जूते चाहिए, जूते चाहिए। यहां तो पांव नहीं है, फिर भी ये इंसान जी रहा है। उसके बाद में माइंड में समझ में आया कि जूतों से ज्यादा नीड पांव को तीर, जिस इंसान के पांव नहीं है वो भी जी रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? मैं टॉप लिस्टों की यदि बात करूं आपके पास, इंडिया की टॉप लिस्ट या इंडिया के कई सारे आईएएस यूपीएससी एग्जाम फाइट करके कई सारे हैं, किसी के हाथ पांव वर्क नहीं करते, विकलांग है बट आईएएस की पोजीशन पे बैठे। आज हमारे एक गांव में उठा के देखिए, जिनके हाथ पांव है, सब कुछ है बट आईएएस नहीं है। रीजंस,
हमारे को सही टाइम पे गाइड नहीं किया गया, हमारे को सही टाइम पे हमारी ताकत नहीं बताई गई कि हम कौन सी ताकत रखते हैं। यह जनरल चीज है जो हमें ताकत का अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे को टाइम के अकॉर्डिंग गाइडेंस नहीं मिलती, हम खुद सीखना नहीं चाहते। आज यदि मैं कहूं आपसे कि आप कल मॉर्निंग में 3 बजे उठिए, तो पहला क्वेश्चन आएगा उठिए तो उठिए क्यों? जनरल। आज से पहले की बात करता हूं मैं आप लोगों से। गांव में मैं तो शुरू से बताऊं या मैंने जितना भी देखा है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। और जब गांव में रहते हैं ना, तो मेरे फादर या मदर जो आसपास के लोग हैं ना, 4 बजे उठ जाया करते थे। अब उनसे पूछिए काम क्या रहता था उनको? कहीं नौकरी जाना है, कहीं जॉब करने जाना है, कुछ नहीं जाना। 4 बजे उठना है, खुद का काम करना है, और 4 बजे बाद पता चला खेत में जाना है, खेत का काम करना है। उनको ये पता है कि ये जो भूमि है, जो मेरी मदर भूमि है, उसकी भी यदि मैं टाइम से उठ के सेवा करूंगा ना, और टाइम से जाके यदि वहां पे जोतूंगा या वहां से फसल पैदा करूंगा ना, तब गॉड मुझे फल देगा। हम जो स्टूडेंट्स जिनको हमारा करियर बनाना है, कितने बजे उठ रहे हैं आज? 6, 7। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम जैसे पढ़े लिखे लोग या हम जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स स्कूल वाले को या कोई कहे कि आपका बच्चा 4 बजे उठना चाहिए, तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट, सर कोई बच्चा 4 बजे उठ सकता है क्या? 4 बजे उठ के करेगा क्या? और वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स को पूछेंगे, सर मेरा बच्चा टॉप क्यों नहीं कर रहा? फिर स्कूल वाले कहे कल से आपके स्टूडेंट की 5 बजे क्लास लगेगी। सर आपका दिमाग पागल हो गया क्या? 5 बजे मेरा बच्चा उठ के तैयार हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो सक्सेस भी नहीं हो सकता। ये दैट्स, आज हमें कोई कहे, हमें कोई बताए तो पता चलता है। क्यों भाई? हमें पढ़ना नहीं है। इंडिया के आप जिस नीट और जेई की बात करते हैं, जिस एनडीए की बात करते हैं, मैं आपको रेशियो दूं। नीट जैसी एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर 18 लाख कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, उसमें से 14,70,000 कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। उसमें से क्वालिफाई जो हुए वो 7,51,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज जितनों को मिली वो मिली 30,000। मैंने एंड में जाके रेशियो देखा तो पता चला कि 20 लाख का 30,000। प्राइवेट कॉलेज में पैसा किसके पास है? 1 करोड़ तो है नहीं, या 1.5 करोड़ है नहीं कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ करके हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है जी। फिर दूसरा सबसे बिग सिलेक्शन हुआ किसका, जिसकी बात आज मैं आपसे करने आया हूं कि सिलेक्शन होता किसका है। अब आप बोलिए, जिसकी परसेंटेज 90 थी, जिसकी परसेंटेज 95 थी। एक टाइम हमने बहुत बड़ा सर्वे करवाया, जो हमारी जितने भी टीचर्स की टीम थी, जितनी भी कोचिंग्स इंडस्ट्री थे, हमारे लोग थे, हमने सर्वे करवाया कि जितना भी इस बार टॉप लिस्ट है ना, इसकी परसेंटेज बताइए हम लोगों को। ये 90% वाले लोग हैं या 92 वाले हैं, 95 वाले हैं, या है कौन ये लोग? जब हमने रेशियो निकालने बैठे तो हमें पता चला कि जिस स्टूडेंट की 10th या 12th में 90 अबाव परसेंटेज जी, उनका सिलेक्शन रेशियो 2% ओनली। वाई? ऐसा क्यों है? क्या वो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं था? 90% अबाव बनाना मीन्स पढ़ने वाला स्टूडेंट होना, और पढ़ने वाला होना मीन्स डॉक्टर बनना। फिर क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया कि हमें बोर्ड परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को रटना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली बैठती है, साथ बोलती है, कल आपका फिजिक्स का पेपर है, कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, कल आपका बायो का पेपर है, कल आपका मैथ का पेपर है, आप रट लीजिए, थ्योरी तो लिख के आना है। कहीं बार टीचर्स बोल देते हैं रट लीजिए। किसको रटना है? जिंदगी को? कि जिंदगी ऐसे ही जीने आए, हम ऐसे ही जीने आए कि दुनिया को रट के चलाना है? मत रटिए।
कॉन्सेप्ट जो अभी बात करी उन्होंने पहले, SCS से जो मेंबर थे उन्होंने मेंबर करी अरविंद सर ने, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, फोकस पे काम करिए, गोल पे काम करिए। आपका गोल फिक्स होना चाहिए और गोल फिक्स होने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको यहां से नीचे ऑफिस जाना है, क्या काम करेंगे? सीढ़ियों से जाएंगे या मतलब सीधा चले जाएंगे? ऑप्शन तो ज्यादा बेस्ट है, कम टाइम में जाना है, कुछ जाइए, बहुत कम टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का। हाँ, कौन सी स्थिति में नीचे पहुंचोगे ये मैं नहीं कह सकता जी, वो आपकी स्थिति रहेगी जी। आप कौन सी स्थिति में नीचे पहुंचे ये मैं नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं पहुंच गए। और जो सीढ़ियों से जो पर्सन जा रहा है उससे कम टाइम में पहुंचे किसी भी पोजीशन में। हम वो लोग हैं जो स्टूडेंट को 12th क्लास कराने के बाद हम प्लान करते हैं मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा अब कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, और कि उसको कि अब कंपटीशन में कूदा दो। बाद में पता चला 1 साल बाद वो धड़ाम से गिरा और रिजल्ट में फेल। या फिर मैं जो कह रहा हूं कि आप सीढ़ियों से चलिए, सीढ़ियों का मतलब 6 क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करिए, कंपटीशन जनाना स्टार्ट करिए। मैं नहीं कहता कि आप नीट और जेई के लिए पढ़िए। देखो, मैं नीट जेई का एक्सपर्ट हो सकता हूं, हमारी टीम हो सकती है, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है कि आप 6 क्लास से नीट और जेई के लिए पढ़िए। 6 क्लास से आप कंपटीशन पढ़िए, उस चीज को जानिए जो आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट्स, फोकस, इन सब चीज पे वर्क करना स्टार्ट करिए। आप यदि 6 क्लास से किसी चीज को जानना स्टार्ट करते हैं, आज आप बैठे, आपने सुना नीट या जेई कुछ होता है, फिर दोबारा सुनेंगे नीट और जेई कुछ होता है, या एनडीए कुछ होता है, या यूपीएससी की एग्जाम कुछ होती है, या कंपटीशन कुछ होता है। 6 क्लास में जब स्टूडेंट को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन की फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, आप बार बार एक चीज को जानोगे, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। एक दिन आपका ये माइंड एक्सेप्ट करना है कि मुझे कंपटीशन में जाना है और मेरा तोड़ एक ही है, कंपटीशन। अब लोग कहीं बार, हम जब इन चीजों को सेमिनार्स में होते हैं ना तो मीन्स निकाल देते हैं। क्या कंपटीशन का मतलब ओनली एग्जाम क्रैक करना है? नहीं जी, मैं नहीं कहता कि कंपटीशन का मीन ओनली फॉर एग्जाम क्रैक करना है। कंपटीशन का मीन्स है हार्डवर्क करना है। आज आप यहां बैठे, हम जितने भी स्पीकर्स है आपने सुना, क्या आप मानते हो आपने वर्क नहीं किया? वर्क किया है। आप बैठे, आपने आपको तकलीफ दी बैठने की। दूसरी चीज, हम जैसे पर्संस के विचारों को सुना, आपके अंदर खुद के माइंड के विचार क्रिएट, मींस माइंड तो वर्क कर रहा है। कितने टाइम कर रहा है ये डिपेंड करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कितने माइंड, हमारे माइंड में कितने विचार आने चाहिए और कब तक आने चाहिए, ये आपको सोचना होगा। और किन को, क्या ओनली फॉर एक स्टूडेंट का वर्क है? नहीं, टीचर्स का, मेंटर्स का, गार्जियंस का। सबसे बड़ा आज के टाइम में हम कहें तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का रहा कि हमारे को टाइम से पेरेंट्स बहुत रिलैक्स। मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें एक बात बोली गई, इंडिया का एजुकेशन स्तर इंक्रीज हो रहा है। एजुकेशन स्तर इंक्रीज होने का मतलब एजुकेटेड लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है। बस क्या यही चाहिए क्या हमें? क्या हमारा एजुकेशन इंक्रीज हुआ? कहां पे? रिलैक्स। हम बहुत रिलैक्स में जाने लग गए हैं। पहले जो मैंने बताया 4 बजे जगना होता था, स्कूल जाना होता था, 2-3 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। और आज उन गार्जियंस की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो गार्जियंस खुद 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, उनका बच्चा 100 मीटर पैदल नहीं चल सकता जी। फैक्ट, 100 मीटर पैदल नहीं चल सकता। और कहेंगे जिसमें बात सुनो कि 100 मीटर पैदल मेरा बच्चा चल जाए, फिर हम बात करेंगे फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए हमारा बच्चा और मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, संस्कार भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए।
कहां से होंगे? जब हमारे पेरेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पैदल जाते थे तो बीच में कुछ लोग मिलते थे जो बेकाम के, बिना कुछ कहे हमें नॉलेज दे जाते थे। पता चला किसी की नॉलेज हमारे लिए काम की होती थी, किसी की नॉलेज हमारे लिए काम की नहीं होती थी, बट दोनों चीज सुनी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लोगों को जज करना स्टार्ट किया, हमारे लिए कौन काम आएगा और कौन नहीं आएगा। अब गेट पे बस आएगी, बस में हमारा कौन मिलेगा? वही सराउंडिंग एरिया जो उस क्लास का है, और जो उस क्लास की सोच है उतनी सोच हमारी रहने वाली है। एक आप उस पर्सन से बात करिए जो पर्सन कंप्लीट इंडिया घूमा है, एक आप उस पर्सन से बात करिए जो वर्ल्ड घूम के आया है, कई कंट्रीज देखा है, 5 to 7 कंट्रीज उसने देखी। एक उस पर्सन से बात करिए जो इंडिया घूमा है, फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली हरियाणा घूमा है, फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट घूमा है, और फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली बड़वा घूमा है, और एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली अपना घर घूमा है। किसमें नॉलेज मिलने वाली है? वर्ड वाले में। क्यों? अलग अलग चीजें देख ली उसने, अलग अलग लोगों से पेश किया, और जब अलग अलग लोगों से पेश किया तो उसको समझ में आया कौन लोग मेरे काम के हैं, किन लोगों से मुझे नॉलेज मिल सकती है, कौन लोग मेरे काम में आएंगे। और जो आज हम बच्चे को डेवलप नहीं करना चाह रहे, और सबसे बड़ा रुक आउट स्टूडेंट खुद भी नहीं होना चाहता। हम कहते हैं मुझे टॉपर बनना है, टीचर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमें टॉपर बना दीजिए। टीचर के पास कोई दवा नहीं है जो आपको टॉपर बना के दे देंगे, लो भैया घोल के पी लीजिए, रिजल्ट आ गया। बनना खुद को है, बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना है तो परेशान होना पड़ेगा, दुख झेलने पड़ेंगे। इंडिया की एजुकेशन बैक किस दिन से? जिस दिन से प्रेशर खत्म हो गया पढ़ाई के नाम का। ना जी, 8th क्लास तक पास कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप पढ़िए या ना पढ़िए। और पेरेंट्स, हम एजुकेटेड लोग बड़े सुखी हैं। क्यों? 8th क्लास तक बच्चे के फेल होने की चिंता नहीं है, और फेल कर दिया तो 2 साल स्कूल की फीस देने की चिंता नहीं है, पैसा भी बच गया, ईयर बच गया। यही बचाने आए हैं क्या हम लोग? और पहले 5th क्लास बोर्ड, 8th क्लास बोर्ड, और हो सकता है इससे भी ज्यादा होगा, तो बलारा साहब बता सकते हैं कि मैं इतना ओल्ड में गया नहीं, बट 5th क्लास बोर्ड हुआ करती थी, 8th क्लास बोर्ड होती थी। मतलब स्टूडेंट को जब 5th क्लास में आते ही अपने साथ के लोगों से कंपटीशन करना पड़ता था, वो एजुकेशन थी हम लोगों की। आज कंपटीशन के नाम की बात होती है 10th क्लास में आके। अब ये बोलें कि हर ईयर, हर साल हमारी स्कूल में तो एग्जाम होती है, किन में? जो 365 जिस दुनिया के साथ आप बैठते हो उससे कंपटीशन करने आए हो क्या? इस रूम में यदि आप 50 लोग बैठे हो तो क्या इन 50 लोगों से कंपटीशन करना है क्या? हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को फाइट करना है ना, तो हरियाणा में घूमना पड़ेगा, हरियाणा के लोगों से बिट करना पड़ेगा, हरियाणा के एजुकेटेड लोगों से बिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपटीशन में जाना होगा। कंपटीशन का मतलब यह नहीं होता कि पढ़ाई को कंपटीशन कहा गया। हम बोलें कि यहां से 2 लोगों को दौड़ना है तो 2 लोगों में से एक ही जीतेगा, फिक्स है। बट जब हम ये कहें 50 लोगों को दौड़ना है तो भी एक ही जीतेगा, बट कंपटीशन इंक्रीज। ये बात आपको जिस टाइम में समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपको किसी मेंटर, आपको किसी टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूं। आज हमारी एज बहुत कम, मैं 26 ईयर का हुआ हूं, बट 26 ईयर में इंडिया की बात करें या हमारी बात करें तो लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट समझ में आया, कर्म ही पूजा है। हम लोग धर्म को मानते हैं, हिंदू महाभारत पढ़ रहे हैं, गीता बाइबल पढ़ते हैं, और एंड में गीता पढ़ने के बाद एक लाइन लिखी हुई दिख जाती है, कर्म ही पूजा है। पूरी गीता पढ़ ली, पूरा महाभारत पढ़ लिया, सुन लिया, रामायण देख ली, एंड में लाइन समझ में आया, कर्म ही पूजा है। ये कर्म क्या है? और फिर एंड में एक बात और बोल दिया, ये जो लाइन बोले ना हमने,
कर्म ही पूजा है, ये इस पूरी बुक का सार है। तो फिर कर्म ही कर लेंगे ना, क्यों पूरी बुक को पढ़ेंगे? वहां से स्मार्ट वर्क समझ में आया। पूरी गीता या पूरे महाभारत या बाइबल कुरान को पढ़ने के बजाय कर्म ही कर लेंगे ना, क्यों पढ़ना फिर इसको? ये स्मार्ट वर्क बोला जाता है। इस बात को बोला लोगों ने कि जब जिस इंसान ने गीता पढ़ी, गीता पढ़ने के बाद पता चला कि कर्म ही पूजा है, आपको जब ये बता दिया कि पूरी गीता पढ़ने के बाद भी कर्म ही पूजा है, ये लाइन लिखी हुई है, आपको इसको फॉलो करना है। अब आप बोलो कि सर मुझे तो एक काम करिए, गीता पढ़ा दीजिए पूरी। क्यों भाई? ये हमारी वीकनेस। ये टीचर्स, ये जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स होते हैं, यदि आपके बीच में है और यदि इन्होंने कोई बात बोल ली आपसे कि ये ऐसे होगा, अब आप बोलो नहीं ऐसे नहीं होगा, तो गलत। क्यों? आप तो वहां जा रहे हो जो था ही नहीं। इन्होंने तो एक्सपीरियंस ले लिया ना, इस बात का एक्सेप्ट करिए। दूसरी बात, आपको यदि मैं इस फील्ड की बात करते हैं, अब हम यदि 6 to 12 की बात करें, 6 क्लास से नहीं, आज एसओएप एक सोसाइटी है जो ओलंपियाड एग्जाम कराती है, साइंस ओलंपियाड के नाम से उसको जानते हैं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, एसओएप उसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो नर्सरी क्लास बोल दें हम, एलकेजी जिसे बोलते हैं, एलकेजी से वो ओलंपियाड एग्जाम्स कराती है और 9 टाइप की ओलंपियाड्स एग्जाम वो करा रहे हैं एसओएप के अंदर, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज जाता है। जैसे 6 क्लास में यदि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हम कह दें जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, इन सब का एक एसओएप ओलंपियाड कराता है, जिसपे ऑल ओवर इंडिया का फॉरम कलेक्ट करके फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, और उन लोगों ने एक सबसे अच्छा वर्क भी किया कि जो फर्स्ट रैंक आएगा उसे हम कुछ केस प्राइज 51,000 के अप्रोक्स रखा। अब मैं ये कहूं कि हमें केस प्राइज चाहिए क्या? नहीं, बट यदि हम हमारे स्टूडेंट को 6 क्लास से उस ओलंपियाड में लेके गए, एक स्टूडेंट कंप्लीट ईयर में 9 टाइप की एग्जाम्स दिया, एक तो उसे ये पता चला कि मैं इंडिया में कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेन पॉइंट, इंडिया में मैं कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता हूं मेरी बिरादरी में। हमारी बिरादरी मतलब हमारा, यदि हम 5th क्लास में पढ़ते हैं तो 5th क्लास के टोटल इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। दूसरा, उससे उस स्टूडेंट के साथ साथ उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि हमारा बच्चा कौन सी जगह स्टैंड करता है। थर्ड पॉइंट, टीचर्स को पता चल गया, आपको वो वहीं से गाइड करना स्टार्ट करेंगे। और ये ओनली ऐसा नहीं है कि ओनली 5th क्लास में करा रहे हैं, 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक एसओएप कंप्लीट ओलंपियाड करवाता है। आगे जाके वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में चेंज हो जाता है। इसके अलावा केवीपीवाई एग्जाम्स होती है। एनटीएससी पहले हुआ करता था, आजकल एनटीएससी को इंडिया ने क्लोज कर दिया है, एनटीएससी हटा दिया इसी सेशन से, एनटीएससी नहीं होना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होती थी उसको क्लोज कर दिया इंडिया ने। हो सकता है कुछ न्यू वर्जन ला दे उसमें। देन जब आप 12th 10th क्रॉस कर लेते हैं और 10th में यदि आपने फाउंडेशंस क्लासेज पढ़ी है, 10th तक आप 6 to 10th फाउंडेशन पढ़े, तो एक तो आपका माइंड जो है ना कंप्लीट शार्प हो जाता है, क्लीन। आपको 10th में आते आते एक बात का अच्छे से पता चल जाएगा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो हो कहां रहा है, मुझे साइंस फील्ड में जाना चाहिए या मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए या मुझे आर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? कई लोगों के माइंड में एक सबसे बड़ा ब्रीफ है हमारे विलेज एरियाज में कि जो 6th क्लास से फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं ना, ये ओनली फॉर साइंस के लिए बना है। सबसे बड़ी दुविधा, जबकि मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ओनली साइंस के लिए बना है। ये इसलिए लाया गया कि आपको 10th क्लास में आते आते आपकी सब्जेक्ट चुनने में आपको परेशानी नहीं हो, चाहे आप साइंस फील्ड में जाए, चाहे आप कॉमर्स फील्ड में जाए, चाहे आप आर्ट्स फील्ड में जाए। जब आप 10th के बाद यदि साइंस फील्ड चुन लेते हैं, साइंस फील्ड चुनने के बाद आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाते हैं। आप साइंस बायो में जाना चाहते हैं या साइंस मैथ में जाना चाहते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। एक टाइम जब हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ खुद ही पढ़ा दिया करते थे और आज हमें पता चलता है जब हम
11 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेते हैं और जब बीएससी करने जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको वहां उस खेत में जाके ये वर्क करना है। प्रैक्टिकल जो करवाए जाते हैं वो खेत में करवाए जाते हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी ने खुद अपने आप में डेवलप किया हुआ है, वहां पे वर्क करना है। और वहां जाने के बाद हमारे जो गार्जियंस हैं या जो भी हैं वो भी बोलेंगे बेटा अब तो आपको बीएससी करनी है और ये करना है तो ये वर्क तो करना पड़ेगा। उससे पहले मेरा बेटा खेत में काम नहीं करेगा जी, मेरा बेटा ये काम नहीं कर सकता, फिजिकली डेवलप नहीं करना चाहते, मेंटली भी नहीं करना चाहते, प्रेशर प्रेशर काम करने का। क्या पहले के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते थे, अभी पढ़ने लगे हम लोग? ये आप अपने स्टूडेंट्स में लाइए। बायो में जाते हैं हम, बायो में डॉक्टर्स के साथ साथ यदि हमें डॉक्टर बनना है तो नीट जैसा एग्जाम क्रैक करें, यदि हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है तो 12th के बाद हम सब्जेक्ट चूज करें, बीएससी लें, बीएससी के बाद एमएससी में हम हमारा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले लें। यदि हम मैथ में जाते हैं तो हम जेई मेन या जेई एडवांस लें, जेई मेन या जेई एडवांस से हम इंजीनियर डिपार्टमेंट में चले जाएं, मैथ सब्जेक्ट से हम क्रैक करें। एक्सपर्ट बनना है किसी को किसी सब्जेक्ट में, बीएससी के देन एमएससी, एमएससी में आप आपका सब्जेक्ट चूज करिए, देन पीएचडी, आप प्रोफेसर लाइन में चले जाइए या टीचिंग लाइन में चले जाए, आपका इंटरेस्ट डिफाइन करेगा। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां जो चीज मैं कह रहा हूं आपसे या आप जो सुन रहे हैं, कहीं सारे स्टूडेंट्स को जब अच्छी बात बोली जाती है ना तो वो समझ में नहीं आती है हमारे। भाई कुछ अच्छी बात बोली जाए ना तो हमारे पचती नहीं है इंडिया वालों को। तो इंडिया वालों में कहा गया अधिक खा ले तो पचेगा नहीं, कम खा ले तो पचेगा नहीं, अच्छी बात बोली जाए तो वो भी नहीं पचती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें लाइफ के अंदर करना क्या है। ये बात टीचर्स को समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारे को अब हमारे स्टूडेंट को रेडी कैसे करना है, कंपटीशन में ले जाना है या नहीं ले जाना है। हाँ, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि टैगोर स्कूल ने आज कंपटीशन लाइन में कदम रख दिया। बेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह से आप अपनी स्कूल एजुकेशन ही कर रहे हैं और वहीं पे यदि हमें कंपटीशन का भी मिल जाता है तो क्यों हमें 12th के बाद किसी के साथ कंपीट करना पड़ेगा। पता चला हम 12th के साथ ही सक्सेस हो चुके हैं। तो ये काम आप करिए, आप अपने पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपना एम फिक्स करिए कि मुझे कंपटीशन लाइन में आना है, कंपटीशन सीखना है, कंपटीशन से लड़ना है। आप जब कंपटीशन से लड़ेंगे तो फेलियर भी होंगे तो पास भी होंगे। आप 6 से लड़ना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आप 12th तक जाते जाते पास हो जाएं। जब बार बार फेलियर 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 तो एक बार पास शब्द सुनाई देना है, बट यदि पास सुनाई दिया, पास पास पास, तो एंड में जाके फेलियर सुनाई देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कह सकता कि होगा ही, कईयों को है कि जिनको सक्सेस की आग लग चुकी। हमें एक बात बोली गई है कि सर भी कह रहे थे कि भूख लगनी चाहिए, यदि भूख लग रही है तो खाना मांगेंगे। ये तो सिंपल सी थ्योरी है, यदि हमें भूख लग गई तो खाना मांगना ही मांगना है। बट यदि भूख नहीं लगी फिर भी भूख लगा दे, वो इंसान चाहिए। बात को समझे, भूख लगी हुई है तो मम्मी से जाके खाना मांगना ही मांगना है जी। बट भूख नहीं लगी, हम मना कर रहे हैं कि मेरी खाने की इच्छा नहीं है, और फिर भी भूख लगा दे, वो इंसान चाहिए। मतलब यदि हमें खाने की इच्छा नहीं हो रही बट मम्मी आपका कोई फेवरेट सा पकवान बना के रख दें, पेट भरा हुआ है फिर भी आप कि खाएंगे ही खाएंगे। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Mr. R.P. Chaudhary. I know he has got plenty of stamina. He can continue for any length of time. But then we have Mr. Vikas from London. He is online and we will definitely request him to come online and deliver his lecture to you.
Mr. Vikas, if you are able to listen to me, though Mr. Navdeep Bhardwaj should have been here, but then in between we just thought let us not postpone Mr. Vikas' time. We will maintain that. And I'll just take Mr. Vikas, he is there. Welcome Mr. Vikas. सभी को नमस्कार, स्नेह व सम्मान। शायद मेरी आवाज आ रही होगी आप सब Yes, अच्छे से आ सुनाई रही दे है रहा Mr. Vikas. ओके। इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विकास धनखड़ है और मैं यूके में इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मेरी अपनी लॉ फर्म है जिसका हेड ऑफिस लंदन में है और ब्रांच ऑफिस यूके के अलग अलग हिस्सों में हैं। सबसे पहले तो मैं टैगोर इंस्टीट्यूट को धन्यवाद करना चाहूँगा ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती है। और इस तरीके के जो सेमिनार हैं वो उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या अलग अलग रिसोर्सेज से मिल सकती है, हो सकता है आप मिसगाइड हो जाएं। यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सही हो एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिल रही है। तो मैं वाकई में बुलारा साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है। जब आज हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो बहुत बार हमारे दिमाग में विदेशों का ऑप्शन भी आता है। पहले ये ऑप्शन ज्यादातर पंजाब और जो अपनी इंडिया की साउथ की स्टेट्स होती थी वहां से बच्चे बाहर जाते थे। अपने हरियाणा के जो परिवेश से जो बच्चे थे वो बाहर जाने का सपना नहीं देखते थे। जब मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं जो है चारों तरफ से सुनता था कि भाई फौज में लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में आप डीटीसी के कंडक्टर लग गए, ड्राइवर लग गए, ट्रक के ड्राइवर लग गए। तो ये ऑप्शन होते थे। और जो सरकारी नौकरियां होती थी उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि भाई जो है ये बगैर पैसे के लग ही नहीं सकती। पर जैसे जैसे मैं गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां से फिर मैं यहाँ पे यूके आया लंदन में, तो मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप मेहनती हो, आप अपना एक एम सेट करते हो और आप उस दिशा में प्रॉपरली काम करते हो तो बगैर पैसे के नौकरी लगती है और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बस आपको ये निर्धारित करना है कि आपको जाना कहाँ पे है। अब मैं देखता हूँ कि हरियाणा के बच्चे भी यूके में आने लगे हैं और विदेशों में भी, यूके में क्या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी जाने लगे हैं। और मेरे पास आज भी बहुत सारी क्यूरीज हर रोज आती हैं हरियाणा में के बच्चों से, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जो गांव के परिवेश से जो बच्चे हैं वो भी अब बाहर आना चाह रहे हैं। पर बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वे गलत माइंड सेट के साथ विदेश में चले जाते हैं, जिससे पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय और जो मेहनत है उनके पेरेंट्स की वो भी बर्बाद हो जाती है। गलत इंफॉर्मेशन की वजह से उनके दिमाग में विदेशों के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस ये हैं कि भाई वो सोचते हैं कि विदेशों में लाइफ बड़ी आसान है, पैसा बहुत है। बहुत सारे एजेंट बताते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को कि भाई एक बार चले जाओ बस सेट हो जाओगे, पैसे तो पेड़ों पे लग रहे हैं जैसे। ठीक है, ये सारी जो धारणाएं हैं ये गलत हैं। स्ट्रगल जीवन में हर एक जगह है, बस उसका रूप अलग हो सकता है। कहीं पे अनसिस्टमेटिक स्ट्रगल हो सकती है, कहीं पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल होती है। तो अगर हम विदेशों की बात करें तो यहाँ पे सिस्टमेटिक स्ट्रगल है, यहाँ पे सिस्टम है, और जो सिस्टम के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम है, इसलिए आपको करप्शन देखने को नहीं मिलती इतनी ज्यादा जो कि आम आदमी को प्रभावित करे। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन है ही नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है, जिसको मौका मिलता है वो करते हैं। पर
अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि कोई करना चाहे तो भी ना कर पाए, तो उस चीज को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सिस्टम फॉर्चुनेटली उन्होंने वैसा डेवलप कर लिया है। तो लाइफ सिस्टमेटिक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, डिग्निटी ऑफ वर्क है। जो इंडिया में है, मैं अब भी जब इंडिया में आता हूं तो मेरे को लगता है कि भाई जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं और जो मैनेजर्स हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो अधिकार मिलने चाहिए या उनको जिस नज़र से देखा जाना चाहिए उस नज़र से वो उनको नहीं देखते हैं। इस बात का बड़ा दुख होता है मेरे को आज भी। दूसरी बात आती है कि भाई कमाई की, कि विदेशों में पैसा बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेशों में पैसा है, पर वो जो पैसा आपको बताया जाता है वो बेसिकली करेंसी कन्वर्जन की वजह से है। जैसे अगर मैं ब्रिटिश पाउंड की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से एक पाउंड लगभग 90 से 100 इंडियन रुपीज के बराबर चल रहा है। तो अगर आप एक महीने में मेहनत करके यूके में 1000 पाउंड की सेविंग कर लेते हो और लोगों को बताओगे कि भाई उसको इंडियन करेंसी में, वो उसे दिखाई देंगे 1 लाख। इंडिया में 1 लाख की बचत करना मुश्किल है। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप विदेश में होते हो तो आप जो खर्च कर रहे हो वो इंडियन करेंसी में खर्च नहीं कर रहे हो, वो आप उसी देश की करेंसी में खर्च कर रहे हो जिस देश में आप बैठे हुए हो। पर आपके अंदर अगर कैपेबिलिटीज हैं तो आप सेविंग कर सकते हो और आप जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैं किसान परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ, मैंने खेती भी की है और +2 में तो मेरे को कंपार्टमेंट भी आ गया था। उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने LLB LLM की, वहाँ से एंट्रेंस एग्जाम करके, और आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जैसा मेरे से पहले जो स्पीकर कह रहे थे कि भाई सक्सेस स्टोरी में फेलियर भी होते हैं और बहुत बार आपको फेलियर ज़्यादा सिखाने को देता है। तो अगर जीवन में फेलियर आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक कहावत भी है कि भाई फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस। ये आपको बताता है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और फेलियर से मेन जो बात है वो आपको सीख लेने की जरूरत है कि भाई फेलियर आपको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए और आपको वो जीवन में वो चीजें छोड़ के जो ठीक चीजें हैं अगर उसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो फेलियर को सक्सेस में बदला जा सकता है। फिर तीसरी बात आती है कि भाई क्या जो इस मेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम विदेशों में जाते हैं कि भाई एक बार पहुंच गए बस फिर तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सेटलमेंट या पीयर इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन से रूट पे विदेश में आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की बात करते हो और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हो तो स्टूडेंट वीजा अपने आप में आपको सेटलमेंट पे लेके नहीं जाता है, पर हाँ ये आपको उस रूट पे स्विच करने का एक ऑप्शन दे देता है जो आपको सेटलमेंट पे लेके जाता है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर रूट। पर उसके लिए आपको कैपेबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको कोई स्किल्ड वर्कर की जो जॉब है वो ऑफर नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई तो फिर आगे कैसे बढ़े। अगर हमें विदेशों से पढ़ाई करनी है या फिर यहाँ पे करियर बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब हम कोर्स का सिलेक्शन करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपने इकोनॉमिक्स का एक रूल पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो जीवन में हम उसको हर रोज देखते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होगी। बलारा साहब को तो याद होगा एक टाइम पे इंडिया में प्याज 100 रुपये किलो हो गए थे, ठीक है, प्याज लग्जरी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक टाइम पे हमने ऐसा भी देखा है कि भाई प्याज जो है किसान सड़कों पे फेंक रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो 100 रुपये किलो हुए थे उसके बाद एक होड़ लग गई थी कि भाई सब प्याज बो दो, 100 रुपये किलो बिकेंगे और भाई अमीर हो जाएंगे, ठीक है। वो एक भेड़ चाल थी और
उसके लिए फिर वो उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो इस वजह से उसको जब हमें उचित रेट नहीं मिला, तो जिस पर्पज के साथ हमने वो स्टेप लिया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब भी आप कोर्स का सिलेक्शन करें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो कोर्स आपको स्किल सेट क्या देगा। क्या आपको वो कोर्स वो स्किल सेट देगा जिसकी आज मार्केट में कीमत है और आने वाले समय में भी मार्केट में उसकी कीमत रहेगी। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, डेटा इंजीनियर हो गए, इनकी डिमांड विदेशों में बहुत है। पर हर एक आदमी डॉक्टर, इंजीनियर या नर्स तो बन नहीं सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट और दूसरी चीजों में है तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो जिनकी विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप अपने घर वालों को ये कहो कि मेरे को नाई बनना है, मेरे को खाती बनना है, या फिर मेरे को ईंट लगाने वाला मिस्त्री बनना है, या फिर मेरे को रेस्टोरेंट का शेफ बनना है, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स आपको बेवकूफ कहेंगे। मेरे टाइम पे तो एक धारणा होती थी कि भाई जो साइंस लेता है वो सबसे होशियार, ठीक है, और जो थोड़ा सा कम होशियार है वो कॉमर्स, और जो भाई आर्ट लेता है वो तो बस ठीक है भाई, किसी तरीके से करना है। तो वो चीजें नहीं है, वो मेंटेलिटी उस टाइम भी गलत थी, वो मेंटेलिटी आज भी गलत है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, नाई के, आपको कारपेंटर के, आपको ब्रिकलेयर के, शेफ के, ये हाईली पेड प्रोफेशनल्स है और हाईली सोट आफ्टर प्रोफेशनल है विदेशों में। इसमें हाथ के हुनर की जरूरत होती है, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए आपका पैशन होना चाहिए। यहाँ पे शेफ हैं, 1 लाख पाउंड की सैलरी है, बहुत सारे जो अच्छी जॉब पे बैठे वो नहीं कमा रहे। अगर मैं नाई की बात करूं तो यहाँ पे नाई जो नॉर्मल रेट आज के टाइम पे चल रहा है वो 10 से 12 पाउंड नॉर्मल है, बड़े आराम से। तो 10 से 12 पाउंड अगर एक आदमी की कटिंग की बात कर लें तो वो हो गए तकरीबन 120 रुपये, हाँ जी सॉरी, कितने हो गए, 1000 रुपये। अगर 10 पाउंड की बात करूं तो 1000 रुपये हो गए हमारे। ठीक है, अगर भाई आप सोचो, और लाइन लगी रहती है। और ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है, आपका नाई हो गया, आपका टेलर हो गया, आपका जैसे ये कुछ ऐसे हैं जो एक बार आपका शेफ हो गया जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो, एक बार अगर आपको ये लोग पसंद आ गए तो आप इजीली इनको नहीं बदलते हो। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, पर ये देखने की जरूर होती है कि भाई उस जो काम आप करोगे उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि पैसे के बगैर गुजारा तो नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, जिसका इंटरेस्ट है वो कर लो। जीवन ऐसे नहीं चलता है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो कुछ भी आप करने जा रहे हो, क्या वो आपको इतना पैसा देगा कि आप अपना पेट पाल सको और अपने बच्चों का पेट पाल सको। तो कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हुए या कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करते हुए इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो जो मेन पॉइंट है वो डीप रिसर्च है। कोई भी स्टेप लो उसमें डीप रिसर्च करो। अगर शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा भी करनी पड़े तो वो हमें करनी चाहिए, अगर वो हमारा फ्यूचर अच्छा बनाती है। हरियाणा के पेरेंट्स की मैं एक बड़ी मेंटलिटी देखता हूँ, हो सकता है अब तो चेंज हो गई हो, पहले वो बचा के रखते थे कि भाई आगे काम आएगा। ठीक है, पैसे बचा लिए कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी उस टाइम देंगे तब बात बनेगी। अरे भाई, वो पैसे अगर आप बच्चे की पढ़ाई पे लगा देते हो तो आपको कहीं देने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा अपने आप ले लेगा, बच्चा अपने आप सक्सेसफुल होगा। और बच्चा अपने दम पे जो सक्सेस लेके खड़ा होगा ना, उसका मजा और है, उसका कॉन्फिडेंस और है। उसको आप कहीं भी खड़ा कर दो, वो बोलेगा, ठीक है, वो जीवन की दौड़ में बहुत आगे जाएगा। और आप अपने बच्चों को जीवन में हमेशा बड़ा करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि जब आप बच्चों को प्रेरित करते हो बड़े एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस निकलते हैं, तो अगर वो किस्मत थोड़ी खराब रही और हो सकता है कि भाई वो ना बन पाए, तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपने बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, उसको ठीक एनवायरनमेंट मिला है,
तो वो एसडीएम, जज या फिर लेक्चरर तो बन ही जाएगा। और अगर वो ये भी नहीं बन पाया तो